शुक्रिया। नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इवनिंग एजेंडा में सबसे पहले भोपाल से मिल रही बड़ी खबर की चर्चा करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया संघ कार्यालय पहुंचे हैं। सिंधिया ने संघ पदाधिकारियों से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सिंधिया का एक बयान भी सामने आया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस को पहले मौका दे चुकी है। कांग्रेस जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतरी है। प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। मोदी सरकार के 9 साल में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। राहुल के पेगासस आरोपों पर जवाब नहीं दिया है। तो सिंधिया ने पदाधिकारियों से मुलाकात की, उसके बाद कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया संघ कार्यालय पहुंचे और सिंधिया ने संघ पदाधिकारियों से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उनका ये बयान, जिसमें कांग्रेस को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि संघ कार्यालय पहुंचे और यहां पर संघ पदाधिकारियों के साथ उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद कांग्रेस को लेकर भी जमकर बरसे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि चुनावी साल है और इस बीच पदाधिकारियों से खुद मुखातिब होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे पहुंचे। बहुत जरूरी था कि ये बातें सामने आए कि क्या कुछ उनके बीच चर्चा का विषय रहा। हालांकि मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री की तमाम बड़ी योजनाओं को लेकर उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं था। राहुल के पेगासस वाले आरोपों पर हालांकि जवाब नहीं दिया है। प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा है। मोदी सरकार के 9 साल में अभूतपूर्व कार्य हुआ। राहुल के पेगासस आरोपों पर जवाब उन्होंने नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस पर जमकर बरसते दिखे। कांग्रेस जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतरी। एक बार जनता मौका देकर देख चुकी है कांग्रेस को, इसका जिक्र ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे थे। संविधा में उन्होंने मुलाकात की संघ के पदाधिकारियों से। और मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, एक बार फिर से विश्वास जाहिर किया है। साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर चुनावी साल में लगातार बीजेपी हमलावर, उसी कड़ी में इस बयान को भी जोड़कर देखा जा सकता है। राहुल गांधी के पेगासस के आरोपों पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर जरूर तारीफ की। कहा कि आज हमारी कोर कमेटी की बैठक है। कोर कमेटी में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, भविष्य में हम लोगों की क्या रणनीति होगी, जो भी हमारे विशिष्ट और वरिष्ठ लोग निर्णय लेंगे, उसका पालन हम लोग कार्यकर्ता के रूप में करेंगे। मैं तो हर बार आता हूँ, नई बात देखिए, जहाँ तक अंत में जिस तरीके से भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व शिखर पर पहुंचाया जा रहा है। G20 की अध्यक्षता आज भारत कर रही है। विकास की प्रगति के दर में पूरे विश्व में भारत सबसे अग्रसर है। 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत उभरी है। और इधर रीवा से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिन दहाड़े युवक के सिर पर गोली मारी गई है। युवक युवती को समझाना पड़ा। ग्रामीण युवक को भारी। उस बीच युवक ने मंदिर में अश्लील हरकत करने से रोका तो युवक युवती पर गोली मारकर भागने का आरोप है। युवक युवती ने ग्रामीण को गोली मारकर घायल किया। गंभीर हालत में युवक का इलाज लगातार चल रहा है।
तो रीवा से जानकारी, दिन दहाड़े युवक के सिर पर गोली मारी गई। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, क्या रहा पूरा घटनाक्रम, विस्तार से जानकारी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मनगमा थाना पड़ता है रीवा जिले का। यहाँ पे ये वारदात हुई है। लक्ष्मण ढाबा है, जहाँ सामने ही एक हनुमान मंदिर था। वहाँ पे एक युवती थी, कॉलेज के ड्रेस में थी और युवक स्कूटी में सवार होके आए थे और अश्लीलता कर रहे थे। उसी समय गांव के ही एक विजेंद्र कोरी है नामक युवक वहां पे पहुंचा। उनके साथ उसने मना किया कि इस तरह की धार्मिक स्थान पे इस तरह की अश्लीलता न करें और इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ा सा बहस हुई। और इसके बाद जो विजेंद्र कोरी है वो जाके सामने ढाबा में चाय पीने लगा। उसी समय युवक युवती पहुंचे और युवक ने पिस्टल निकाल के उसके सर में गोली डाल दी और उसके बाद फरार हो गए। हालांकि उस समय चूंकि वहां पे पुलिस मौजूद नहीं थी, स्थानीय लोगों ने दौड़ कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवक युवती फरार हो गए। अब पुलिस इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है और जो स्कूटी का नंबर है वो ट्रेस हो गया है और संभावना जताई जा रही है कि जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शिवेंद्र जानकारी के लिए। इधर भोपाल में क्राइम ब्रांच के खुलासे ने सभी को चौंका दिया है। अब ड्रग्स तस्करों ने ड्रग्स की तस्करी के लिए पोस्ट ऑफिस की सेवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने 2 अलग अलग मामलों में तस्करों को पकड़ा था, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजी जाने वाली पार्सल के जरिए ड्रग्स की तस्करी की गई। इतना ही नहीं, प्राइवेट बस सर्विस के कोरियर के जरिए भी ड्रग्स की तस्करी का खुलासा पुलिस ने किया है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी की माने तो पोस्ट ऑफिस से आने वाले पार्सल निजी होते हैं, लिहाजा उन्हें चेक नहीं किया जा सकता और इसी का फायदा ड्रग्स तस्कर उठा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस अधिकारियों की माने तो उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे ड्रग्स की तस्करी रोकी जा सके। एमपी में मामला सामने आने के बाद क्राइम ब्रांच ने डाक विभाग को लेटर लिखकर जांच में सहयोग करने के साथ ही दूसरी एजेंसियों को भी अलर्ट रहने को कहा है। तो पोस्ट ऑफिस के जरिए ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। 2 इस तरह के मामले सामने आए हैं। एक तरफ बस के जरिए भी जो डाक भेजे जाते हैं उसके जरिए भी ड्रग्स की सप्लाई होना पाया गया है। तो बेहद ही घातक साबित हो सकता है इस तरह का मामला सामने आना। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ड्रग्स की तस्करी हो रही थी, इस बारे में पुलिस की तरफ से खुलासा हुआ, लेकिन ये जो तरीका है, क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे आप जांच सके कि क्या कुछ भेजा जा रहा है, आगे जाकर प्रदेश की सुरक्षा के लिए भी काफी घातक हो सकता है। जितेंद्र, तो डाक विभाग के द्वारा अगर कहें कि उसका दुरुपयोग करते हुए डाक से ड्रग्स की होम डिलीवरी की जा रही है तो इसे आप गलत नहीं समझेंगे, क्योंकि जो लोग हैं तस्कर हैं उन्होंने अब ड्रग्स की तस्करी का नया फार्मूला ईजाद कर लिया है। उन्होंने डाक विभाग के जो है सेवा का गलत यूज़ कर रहे हैं। वो लोगों के घर अब ड्रग्स पहुंचाने के लिए डाक विभाग के जरिए पार्सल पैक कर देते हैं और लोगों के घर जो है ड्रग्स पहुंच जाती है। ये खुलासा किया है क्राइम ब्रांच ने। जाहिर सी बात है, हरियाणा में एक मामला पकड़ में आया था और भोपाल जो है क्राइम ब्रांच ने भी एक मामले का खुलासा किया जिसमें डाक पार्सल के द्वारा ड्रग्स को सप्लाई किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डाक विभाग की जो सुविधा है उसका दुरुपयोग करते हुए तस्करों ने ये फार्मूला ईजाद किया है, मगर कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये आपने सही बात कही है, क्योंकि किसी के पर्सनल पार्सल को चेक करना मुश्किल होता है। लोग जो भी ऑनलाइन बुलाते हैं सामान उसको भी चेक करना मुश्किल होता है, मगर कहीं ना कहीं तस्करों की भी चांदी है जब तक ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं। निश्चित ही जितेंद्र, ये जो मामला है सामने आ चुका है, लेकिन कई ऐसे मामले जरूर होंगे जिनका जिक्र पहले नहीं हुआ, जिनका खुलासा पहले नहीं हुआ। यानी कि इस बारे में भी जांच की जाना बहुत ज्यादा जरूरी कि कितनी लंबी समय से यहाँ पर इस तरह से ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। बिल्कुल कह सकते हैं कि अब स्निफर डॉग जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं प्रयोग किया जा सकता है। जो बड़े लेवल पर पार्सल आते हैं तो वो कहीं ना कहीं पता लगा सकते हैं और उसको स्मेल कर कर कि कहीं ना कहीं इनमें कोई मादक पदार्थ तो नहीं है, ड्रग्स तो नहीं है, मगर उस हद तक के बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। अब जो है क्राइम ब्रांच ने अन्य विभागों को चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है और ये पता लगाने की कोशिश की है कि डाक विभाग का जो है दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य एजेंसियों को भी पत्र लिखा है कि इस पूरे मामले में खुलासा हो सके कि डाक विभाग के द्वारा ड्रग्स तस्करी किस पैमाने पर की जा रही है। निश्चित तौर पर, और एक बड़ा प्रश्न देश की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा पर भी खड़ा होता है, क्योंकि एक तरफ जहां ड्रग्स तस्करी की जा रही थी, हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां भी यहां पर निर्मित होती हों जो कि सुरक्षा को सीधे तौर पर चुनौती दे रही हूं। जितेंद्र,
बिल्कुल, ये जो डाक पार्सल की सुविधा होती है कहीं ना कहीं इससे कई गोपनीय चीज़ें इधर से उधर हो सकती हैं, हवाला का पैसा भी इधर से उधर सप्लाई हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका मैकेनिज्म बड़े पैमाने पर तलाश करना चाहिए कि ये स्कैन किया जा सके कि आखिरकार जिस व्यक्ति ने कोई डाक पार्सल भेजा है तो उसके अंदर आखिरकार ऐसी क्या ज़रूरी चीज़ें हो सकता है वो बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन कर रहे हो, डाक के द्वारा ड्रग्स तस्करी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस और भी जो है सुरक्षा एजेंसियों को सोचने की जरूरत है। ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। फिलहाल और अब कांकेर से एक बड़ी जानकारी। कांकेर में फिल्म दृश्यम जैसी घटना सामने आई है। लापता दंपति का सुराग मिल चुका है। कार में आग लगने के बाद से ही 4 लोग लगातार जिनकी तलाश की जा रही थी उनका सुराग अब मिल चुका है। रहस्यमयी ढंग से पूरा परिवार लापता बताया जा रहा था, लेकिन धमतरी के एक लॉज में परिवार रुका था। इसके फैक्ट सामने आ चुके हैं। 1 मार्च को लॉज में परिवार रुका, पति पत्नी और 2 बच्चों के साथ लॉज में सभी रुके हुए थे। 1 मार्च को करीब 8:30 बजे इन्होंने चेक इन किया था। तो पुलिस ने खोजबीन के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया था और अब ये टीम आगे पहुंचकर जांच करेगी, करंट लोकेशन का इस परिवार की पता लगाने की कोशिश करेगी। कांकेर जिले का लापता व्यापारी फैमिली अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सुराग जरूर मिला है। बताया जा रहा है कि वो लापता परिवार 1 तारीख की शाम करीब 8:45 बजे इस होटल में चेक इन किया था और दूसरे दिन 2 मार्च को सुबह 11 बजे यहाँ से चेकआउट किया था। लेकिन इस बीच 1 तारीख की ही रात करीब 11:15 बजे कार वहां जल जाती। तो सारे रहस्य पुलिस इसमें लगी हुई है। फिलहाल हम उसी लॉज के सामने खड़े हुए हैं। यह है धमतरी का होटल आशियाना और यहीं पर वो परिवार रुका हुआ था। यहाँ पर उनके चेक इन और चेकआउट के सारे रिकॉर्ड और दस्तावेज लॉज में यहाँ पर रखे हुए हैं, जहाँ के रजिस्टर में सारे दर्ज है। और इस लॉज में भी पुलिस आकर लगातार कांकेर की पुलिस जो है यहाँ पर लगातार पूछ कर रही। लॉज के संचालक से बात करने की कोशिश करते हैं। आप मैनेजर हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, सेंसिटिव मामला है शायद इस कारण बात नहीं करना चाह रहे होंगे। यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं है अभी, लेकिन इस लॉज से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के हाथ जरूर लगा है। देखना होगा आने वाले दिनों में इस सुराग से पुलिस और कहां तक पहुंच पाती है और कब तक लापता परिवार को ढूंढ पाती है और इस रहस्य को सुलझा पाती है। अच्छा, 1 तारीख की जो घटना है जिसमें एक जलती हुई कार कोरा रोड में मिली थी और उसके बाद से फिर परिवार का जो पता नहीं चल पाया था, उसमें हम लोग लगातार विवेचना की कार्रवाई कर रहे हैं। विवेचना के दौरान कल हमको कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मिले हैं, जिसमें परिवार के सदस्यों की उपस्थिति एक लॉज में हमको दिखी है। ये घटना होने के आसपास के समय पे ही उनकी उपस्थिति पता चली है। तो ऐसा संभव है कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ हो या जिस समय गाड़ी में आग लगी हो उस समय वो परिवार के सदस्य गाड़ी में मौजूद ना हो, क्योंकि कल फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी हमने जांच कराया था तो उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे राय दी है कि जो जली हुई गाड़ी उसमें कोई भी ह्यूमन रिमेन्स नहीं है। तो ऐसा संभव है कि जिस समय गाड़ी जली है उस समय जो परिवार के सदस्य हैं वो कहीं और उपस्थित हों। उसके बाद से फिर वो वहाँ से कहाँ गए हैं उसके संबंध में आगे की। ये परिवार 1 तारीख को 1 मार्च को रात को 8:45 में यहाँ आए थे। कौन कौन आए थे यहाँ पर? हस्बैंड वाइफ बच्चे। कितने बच्चे थे? 2। उसके बाद आने के बाद क्या उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट दिखाया आपको, क्या बोल के यहाँ पर रुके? उन्होंने अपना रात होने के कारण रुक रहे हैं, सफ़र करके आ रहे थे और रात होने के कारण वो रुक रहे थे। उन्होंने अपना दोनों का सबका आधार कार्ड दिया और वो अब स्टे कर लिए। कौन सी किस चीज़ में आए थे? अब वो गाड़ी तो मुझे उतनी ध्यान नहीं है। चेकआउट कब किए? चेकआउट अगले दिन सुबह 11 बजे के करीब किए। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी खेम नारायण का हम रुख करेंगे। खेम, पुलिस की तरफ से जांच टीम गठित की गई है, लेकिन ये खोजबीन कहां तक पहुंची है यही एक बड़ा प्रश्न है। क्या अभी तक परिवार के लोकेशन के बारे में कोई सुराग? देखिए अवंतिका, जिस प्रकार से बर्निंग कार की मिस्ट्री हुई थी 1 तारीख की रात में, एक दुर्घटना में कार के जलने की खबर जो है पूरे चारों तरफ फैल गई थी और उस कार में जो है 4 लोग के मौजूद होने की जो खबर चली थी। लेकिन पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की और फॉरेंसिक की टीम पहुंची कार्रवाई के लिए, तो वहां कार में जो राख पड़े थे उनकी सबकी जांच की गई। तो कार में किसी भी प्रकार से मानव अंश का ना होना पाया गया और फॉरेंसिक रिपोर्ट में मानव अंश के नहीं होने की बात की पुष्टि भी हुई थी। उसके बाद से यह गुत्थी उलझती ही जा रही थी
कि आखिर जो है ये इस कार में सवार जो परिवार के 4 लोग हैं वो आखिर कहाँ गायब हो गए हैं, एक रहस्य बन गया था। लेकिन आज पुलिस को एक सुराग मिला है जिससे एक चीज की पुष्टि हो रही है कि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन जो है घटना के समय जो है परिवार के सदस्य कार पर मौजूद नहीं थे। ये जो है धमतरी के एक आसियाना नाम के एक लॉज में रुके हुए थे जहां उनकी पुष्टि हो रही है। एक रजिस्टर में उनके नाम इंटर किए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये इतने बजे आए थे और शायद वहां किसी ने देखा है कि वहां के जो कर्मचारी ने देखा है कि वहां से सुबह ये लोग शायद वहां से निकले हैं। जी निश्चित ही किम, लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये भी कि क्यों इस तरह का व्यवहार परिवार की तरफ से या फिर क्यों इस तरह का कदम उन्होंने उठाया? अगर परिजनों से बातचीत हुई हो, क्योंकि परिजन लगातार कह रहे थे कि कोई विवाद नहीं था, लेकिन क्या कोई ऐसे संकेत कि कोई आर्थिक दबाव इस परिवार पर? जी देखिए, परिवार से जब चर्चा हुई तो परिवार के लोगों का यह कहना है कि उनकी इस प्रकार से कोई दुश्मनी नहीं है और किसी भी प्रकार से कोई आपसी विवाद परिवार में नहीं चल रहा है। और पुलिस जो है इस मामले को लेकर जो है काफी सारे एंगल से अपना कार्रवाई कर रही है और अभी भी जो है सुराग मिलने के बाद जो है अगर उस परिवार के लोग 4 सदस्य जीवित हैं तो उन तक पहुंचने के लिए पुलिस जो है हर दिन जो है उनके लिए मीटिंग बिठा रही है अपने आला अधिकारियों को बुलाकर और चारों तरफ जो है 5 टीम गठित की गई है। उन 5 टीम जो है अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। कांकेर, रायपुर, जहां तक हो सकता है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है ताकि इन परिवार के 4 लोगों तक पहुंच सके। जी निश्चित तौर पर, और एक बड़ा सुराग जो कि जिसमें कार को लेकर जब जांच की गई ये पाया गया कि कोई भी मानव अंश उसमें नहीं है। क्या इस एंगल पर भी पुलिस की निगाहें हैं कि जब इस कार में आग लगी या फिर लगाई गई उस दौरान परिवार वहां पर मौजूद नहीं था, या फिर ये हो सकता है कि कार कोई और चला रहा हो, उसकी तरफ से किसी एक्सीडेंट की बात सामने आई हो? जी बिल्कुल, ये बात है कि जब कार में मानव अंश मिला ही नहीं तो फिर कार से वो 4 लोग कहाँ लापता हो गए हैं, यही एक मिस्ट्री थी जिसपे पुलिस काफी परेशान थी कि आखिर दुर्घटना अगर हुई है तो इसमें कार में सवार जो 4 लोग हैं वो आखिर कहाँ गए हैं, या फिर अगर जो सिमरन सिकदार है वो खुद ही इस जो दुर्घटना को अंजाम तो नहीं दिया है, किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं। इन सब पहलुओं पर जो है पुलिस निगाहें अपनी नजर रखी हुई है और उन सब पहलुओं पर वो कार्रवाई कर रही है। और पुलिस का कहना है कि अब जो ये सुराग मिला है उस सुराग से बहुत कुछ खुलासे आगे हो जाएंगे। जी ठीक है, इंतजार है कि पुलिस की तरफ से खुलासा हो। शुक्रिया आपका के नारायण इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल और इवनिंग एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।